तो ये कैलकुलस का पहला चैप्टर है ना। कैलकुलस के बस 2 चैप्टर्स हैं 11th में, बाकी पूरा कैलकुलस 12th में आएगा। तो लिमिट्स और डेरिवेटिव्स। कंटिन्यूटी भी 11th में है क्या? कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी इसमें आएगा। फिर डिफरेंशिएशन, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशंस, एरिया अंडर कर्व, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी 2 टाइप के, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो अभी हम केवल ये देख रहे हैं, लिमिट्स शुरू करते हैं। तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि लिमिट्स एक्चुअली है क्या, व्हाट इज़ लिमिट्स। तो रियल लाइफ में सिचुएशन कभी ऐसी नहीं बनती कि एग्जैक्ट वही काउंट आ रहा हो। बहुत सारी सिचुएशंस में, जैसे लोगों की संख्या तो एकदम निश्चित है, जैसे इस रूम में 5 लोग हैं तो 5.1 नहीं हो सकते, 5.2 नहीं हो सकते। बट इमेजिन करो कि तुम शक्कर लेने गए, तो उसमें शक्कर ना धीरे धीरे डालना शुरू किया। तो यहाँ पर लेट्स से हमें 3 kg लेना था, तो 2.999 पे कांटा पहुँचा। फिर उसके बाद थोड़ा और डाला तो 3.000 पे पहुँच गया, लेट्स से 001 पे। तो कहा ठीक है हाँ ले लो। तो एग्जैक्टली 3 नहीं है, बट लिमिटिंग टू 3 है वो एक्चुअली में। और कोई अगर बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज हो तो उसने यहाँ पे भी 0 ले आया पॉइंटर में, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली 3 पर ही पहुँच गया, क्योंकि इसके बाद के डेसिमल पॉइंट्स तो हमें मालूम नहीं। जो डिजिटल नापने वाली मशीन है उसमें तो 3 डेसिमल पॉइंट तक ही आ रहे हैं, तो आगे क्या होगा वो भी मालूम नहीं। हो सकता है यहाँ 9 हो, 8 हो, हू नोस। तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट में हम लिमिटिंग वैल्यूज़ लेते हैं, तो जो ज़रूरी भी है, ठीक है। तो ये तो जस्ट समझने के लिए कि लिमिट्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसका कुछ एज सच सिग्निफिकेंस नहीं है। हमें तो कुछ अलग ही रूल सीखने हैं मैथमेटिक्स के। ये तो बस सिग्निफिकेंस की, हाँ जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, बहुत सारी जगह लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें तो बस मैथमेटिकल चीज़ें सीखनी है ना। तो इमेजिन करो हमारे पास कोई ग्राफ है, y = f(x). ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और लेट्स से x = 5 पे कुछ वैल्यू होगी ग्राफ की, कुछ भी वैल्यू हो सकती हो, ये वाली वैल्यू लेट्स से 3। तो हम कहेंगे कि जो लिमिटिंग वैल्यू है x टेंडिंग टू 5 किसकी, f(x) की, वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि x = 5 पे इस ग्राफ की वैल्यू क्या है, 3 है। तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें दिख रहा है ग्राफ वैल्यू ले रहा है 3। बट व्हाट इफ कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए, यहाँ पे ये वैल्यू 3 है, बट एक्चुअली 3 वैल्यू नहीं है ग्राफ की वैल्यू 2 है। यहाँ पर ऐसा कुछ ग्राफ है, ये 2 और ये 4, 3 वैल्यू एक्चुअली ले ही नहीं रहा वो, ठीक है। ग्राफ ऐसा है, डिसकंटिन्यूस जैसा ग्राफ है। 5 पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें 2 वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 4 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू अलग अलग आ रही है दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी अलग आ रही है और राइट हैंड साइड से भी अलग आ रही है। सो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज राइट हैंड लिमिट, और दोनों की वैल्यू अलग अलग हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे कर दें? लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम कि 5 के लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रहे हैं, तो विल इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम ऐसे 5 माइनस से। माइनस क्यों? ऐसे लिखने का तरीका, नेगेटिव नहीं है वो, कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो उसे। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट को कैसे कर देते हैं, 5 प्लस से।
तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे ऐसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इस चीज़ का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड से हम 5 को अप्रोच कर रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 2 वैल्यू आने वाली है उसकी, तो ये वैल्यू हो गई 2। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस, मतलब राइट हैंड साइड से कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 4 इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ये समझ में आ रहा है, दिस इज लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। क्योंकि ये जो सिंबल मैंने बनाया LT, ये पहले बनाया बुक्स में, पुरानी बुक्स में ऐसे रहता था, नई बुक्स में ऐसे लिखा रहता है LIM, लिमिट एक्स टेंडिंग टू समथिंग। तो बोथ आर सेम, दोनों ही सेम है। तो लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट का मतलब है इट इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट टेंडिंग वैल्यू। और इसके ऑपरेटर को हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे ऐसे लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू a, तो इसका मतलब है, और ऑफ कोर्स किसी फंक्शन की ही लिमिट टेंड होगी, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a के तकरीब पहुंच रहा हो। अच्छा, यहाँ तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है, ना प्लस लगा है यहाँ ना माइनस लगा है। तो इसका क्या मतलब है, दोनों साइड से ही देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आएगा इसमें, राइट हैंड लिमिट भी आएगा। तो फ्रॉम बोथ साइड वी हैव टू सी। और अगर ऐसा लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, दिस इज राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाती हैं तब तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट, नहीं तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जैसे पहले लिख लो इसको, इम्पॉर्टेंट नोट, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट देन वी से लिमिट एग्जिस्ट, and if left hand limit is not equal to right hand limit then limit does not exist। सेम वैल्यू आनी चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और डिफरेंट वैल्यूज आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ गए, तो फिर तो गया काम से, डज नॉट एग्जिस्ट, फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फिर यहाँ पे हमने एक लिखा था कुछ, लेफ्ट हैंड लिमिट उसमें 2 आ रही थी, राइट हैंड लिमिट 4 आ रही थी, तो ओवरऑल उसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। लिख लो उसमें, उस एग्जांपल में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि कोई निश्चित वैल्यू को अगर वो अप्रोच हो रही होती, दोनों एक ही वैल्यू को अप्रोच हो रही होती, तब तो वो वैल्यू होती,
अब एक जा रही है दूसरी वैल्यू पर, एक जा रही है दूसरी वैल्यू पर, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, कि दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, या ये सब मत लिखो, केवल इतना लिखो फाइंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स टेंडिंग टू 4 एफ ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है। तो सिंपल सा सिचुएशन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कंटिन्यूस होता है, पॉलिनोमियल है, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं, तो बस 4 रखना है इसमें। तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट, क्या लिख दें यहाँ पे, 4 स्क्वायर प्लस 4, तो ये कितना आया 1620। तो ये लिमिट की वैल्यू हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही होगी, राइट हैंड लिमिट भी यही होगी, चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 फ्रॉम थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे देखना क्या आएगा, 3.9999 समथिंग। 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराएंगे तो 3.9999 समथिंग आएगा। तो इट विल बी लाइक 3.99 ऐसा ऐसा ऐसा, इसका स्क्वायर प्लस 4। तो ये वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, है ना, 19 पॉइंट समथिंग 20 की तरफ ही जाएगी ये। तो ये 19.9999, तो इट इज़ टेंडिंग टू 20 की तरफ जा रही है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इट इज़ 4.000000 समथिंग का स्क्वायर प्लस 4। तो ये किसकी तरफ गया, 20 पॉइंट समथिंग समथिंग, जो कि 20 की तरफ ही गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है, तो इसलिए लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, है ना। तो ये क्वेश्चन लिमिट में हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसको लिमिट से करने के लिए हमें कुछ एडिशनल दिमाग लगानी नहीं पड़ा, जस्ट वैल्यू रख दी और हो गया काम खत्म। दिक्कत कब आती है, जब कुछ इस टाइप के फंक्शंस होते हैं जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। जैसे इसको कंसीडर करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। तो अब इसमें हमारा दिमाग चकरा जाएगा अगर हम इसको नेगेटिव साइड से लेके जाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये यहाँ पे आएगा साइन माइनस 0.0000 समथिंग 0.1 ऐसा कुछ, डिवाइडेड बाय 0.00, ये माइनस में 0.000 समथिंग, और बहुत छोटा नंबर आएगा यहाँ पर। तो अब ये भी 0 की तरफ जा रहा है न्यूमरेटर, ये भी 0 की तरफ जा रहा है। तो अब 0/0 कौन बड़ा 0 है, कौन छोटा 0? तो ये अब हमारे बस की बात नहीं है इतना एनालाइज करना कि हाइब्रिड फंक्शंस ऐसे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ता है कि हाँ भाई 0/0 का फॉर्म है, तो इट कैन गेट एनी फाइनाइट वैल्यू, कुछ फाइनाइट वैल्यू हो सकती है। अगर तुम्हें पता हो तो इसका फॉर्मूला जस्ट 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये हमें याद रखनी पड़ती हैं सब चीज़ें। तो अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म का है 0/0, तो हम उसमें वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि अगर जस्ट वैल्यू रख दी कि यहाँ पे sin 0 अपॉन sin 0, तो ये 0/0 बन गया। 0/0 इज़ नॉट मतलब हम नहीं जानते 0/0 क्या होता है, बट उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू हो सकती है। 0/0 की भी कुछ फाइनाइट वैल्यू हो सकती है। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम, dx/dt
कायदे से देखा ये भी इनफाइनाइटली स्मॉल, ये भी इनफाइनाइटली स्मॉल, तो आंसर तो इसका 0/0 होना चाहिए, बट दिस इज़ मीनिंगलेस, बट इसकी कुछ वैल्यू आ जाती थी, लेट्स से 3 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस फॉर्म के जो भी हमारे सामने सिचुएशन आएगी 0/0 के फॉर्म के, उनकी कुछ कुछ वैल्यूज़ हो सकती है लिमिटिंग केस में, वो हमें याद रखनी है। ये बात समझ में आ रही है? तो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलेज हमें देखने पड़ेंगे यहाँ पे, याद रखने पड़ेंगे। तो ये इसमें कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है स्टैंडर्ड? क्योंकि यहाँ तो जस्ट एक वैल्यू रख दी और 4 रख दिया तो 20 आ गया, यहाँ पे कुछ और रख दिया तो कुछ और आ जाता, बट यहाँ 0 रखें तो उलझ जाएगा काम। तो लिमिट का असली काम यही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन वो देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूलेज हमें याद रखने हैं। इसमें लिखो विच टाइप ऑफ फॉर्म्स। आर टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग लिमिट्स। तो देखना, एक तो 0/0 का फॉर्म, अगर इस फॉर्मेट में कुछ जम रहा है तो फिर कुछ लिमिट्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। दूसरा इन्फिनिटी वाला फॉर्म, यहाँ पर भी इन्फिनिटी भी कुछ फाइनाइट वैल्यू दे सकता है लिमिटिंग केस में, जैसे इन्फिनिटी/0। ये इसमें कोई द्वंद्वता नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है और 0 बहुत छोटा नंबर, तो ये इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, ये फाइनाइट वैल्यू नहीं दे सकता, ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर ऐसा आ गया तो। सिमिलरली 0/∞, 0 बहुत छोटा नंबर है, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, तो ये किसकी तरफ जाएगा? ये 0 की तरफ जाएगा। इसमें भी कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई नंबर जा ही नहीं सकता वो, बट ये 0/0 या इन्फिनिटी ये जा सकते हैं किसी नंबर पे। ये बात समझ में आ रही है? तो हमें फॉर्म आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इन्फिनिटी/0 प्लस इन्फिनिटी भी जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी, ठीक है। तो लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो नॉट डिफाइंड ही आने वाला, कुछ फाइनाइट वैल्यू नहीं आ सकती। तो हमें फोकस करना है इन फॉर्म्स पे कि 0/0 लिमिट का कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना, इन्हीं फॉर्म का ही होगा, वो इन फॉर्म का नहीं होगा। अगर इन फॉर्म का हो गया तो फिर तो आंसर ही लिख देंगे हम बिना लिमिट का कुछ झंझट लगाए, ठीक है। सिमिलरली 1⁻∞, ये भी एक कंट्रोवर्शियल है कि इसकी वैल्यू 1 होगी या पॉइंट थोड़ा सा इधर हो गया, अगर 1 से थोड़ा छोटा हो गया ये, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 भी हो सकती है या कुछ फाइनाइट वैल्यू भी हो सकती है। तो ये भी एक ससेप्टेबल फॉर्म है जो लिमिट से क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है। तो इन 3 पे अभी फोकस करते हैं और ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन अलजेब्रिक लिमिट्स। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² + 5x - 6 अपॉन x² - 1। ये सॉल्व करना है हमें। तो कोई भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये किस फॉर्म का है। तो देखो, अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें तो यहाँ 1 + 5 - 6, तो न्यूमरेटर में बनेगा 0। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 - 1 0। तो ये 0/0 के फॉर्म का मतलब इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, मतलब ये लिमिट का क्वेश्चन है। अब क्या करें यहाँ पे? तो यहाँ पे तो सिंपली रैशनलाइज करना है इसको। देखो, x² + 5x - 6 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x सम है 5, प्रोडक्ट है -6, सो x + 6 x - 1। इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट कर लिया।
सम है 5, प्रोडक्ट है -6, तो x + 6 x - 1 और नीचे x + 1 x - 1। ऐसा करने से क्या हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू 1, x - 1 से x - 1 कट गया और वो 0 उसी की वजह से हो रहा था, है ना। तो मतलब अब इस पे लगाया हमने अगर लिमिट, तो अब ये 0/0 नहीं बन रहा। देखो 1 + 6 7 और ये 1 + 1 2, तो आंसर क्या हो गया इसका 7/2। मतलब ये जो फंक्शन है जब x की वैल्यू 1 जाएगी ये किसको अप्रोच करेगा 7/2 को। ठीक है, रैशनलाइज कर दिया हमने बस। क्या क्या कैसे आया x + 6 और x -6? ये इसको स्प्लिटिंग कर लो, अच्छा ठीक है। इसको x² + 6x - x - 6। अब इसको ये एक में x + 6 -1 कॉमन निकाल x + 6। तो एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसके। देखो इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू 1 x³ + 5x² + 7x - 13 डिवाइडेड बाय x⁵ + 7x³ - 8। ये इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले तो 1 रख के देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0/0 के फॉर्म का बन रहा है, तभी तो हम आगे कुछ करेंगे, नहीं तो फिर तो कुछ करेंगे ही नहीं। तो ये 0/0 के फॉर्म का बन रहा है, तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसको करना पड़ेगा। तो देखो अगर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब x - 1 इसका फैक्टर होगा। मतलब इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, x - 1 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। सिमिलरली इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, x - 1 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। तो ये समथिंग कैसे निकालें, डिवाइड करके। शुरू हो जाओ डिवाइड करना, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो x³ + 5x + 7x - 13 5x²। इसको डिवाइड कर लिया x - 1 से, तो शुरू हो गए। यहाँ पे आएगा x², तो यहाँ हो गया x³ - x², ये प्लस नहीं ये माइनस ये प्लस, तो ये गया ये 5x² + 5x + x², तो 6x² + 7x - 13। फिर यहाँ पे हो गया + 6x, तो ये हो गया 6x² - 6x, ये माइनस ये प्लस, ये गया 7 और 6 13x - 13। यहाँ पे हो गया +13, है ना, ये कट गया 13x - 13। तो ये है वो चीज़ जो यहाँ लिखनी है। दिस इज x² + 6x + 13। सिमिलरली इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। इस सर नीचे वाला तो स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, 2 बार में स्प्लिट होगा। स्प्लिट ये पावर 5 है यहाँ पे। सर पहले वाले में तो कॉमन आएगा, 2 बार में स्प्लिट होगा ये। अब जैसे करना है वैसे कर लो। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x⁵ 5x x⁵ 5 + 7x³ - 8 डिवाइड कर लो इसे x - 1 से। x⁴ x⁵ 5 - x⁴
ये होगा माइनस प्लस, तो ये हो गया एक्स की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 8। फिर x की पावर x माइनस 1 से तो किया है, मतलब डिवाइड x माइनस 1 से इसलिए क्योंकि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, मतलब हम इसको तोड़ के ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 इंटू दिस, और इसको भी लिखेंगे x माइनस 1 इंटू दिस, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, तो फिर 0/0 का फॉर्म नहीं बचेगा। ये हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर ये हो गया एक्स क्यूब, तो एक्स की पावर 4 प्लस माइनस एक्स क्यूब, तो प्लस माइनस प्लस ये कट गया, तो 7 और ये 8, यहाँ पे बचा 8x क्यूब माइनस 8, फिर क्या माइनस प्लस 8 हो गया, प्लस 8x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 8। एक मिनट, नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी फिर तो, हाँ गड़बड़ नहीं होगी, एक और बढ़ेगी स्टेप, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, तो ये प्लस ये माइनस, फिर अगला आएगा यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस 8। अब क्या करें, अब 8x, ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 8x, तो फिर अगला बन जाएगा 8x माइनस 8, फिर यहाँ पे प्लस 8, ये हो गया, इतना लंबा हो जाएगा। फिर ये बन जाएगा ये x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8, तो ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया। अब 1 रख के देखो, अब 0/0 को फॉर्म नहीं बन रहा होगा, वही आंसर आ जाएगा। तो रखा यहाँ पे 1 प्लस 6 7 प्लस ये 20, और यहाँ पे 1 2 24 प्लस 2 26, 10/13। क्या क्या नहीं, फिर एक और फिर रैशनलाइजेशन लगाना पड़ेगा। जैसे एक बार रैशनलाइज किया इसको, तो 0/0 का फॉर्म हट के इसमें आ गया, मतलब यही आंसर है। मान लो फिर से 0/0 बन जाता, इसका मतलब अभी और रैशनलाइज करना पड़ता, एक और स्टेप लगानी पड़ती। एक और करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 20 डिवाइडेड बाय रूट x माइनस रूट 2। तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है ना, 0/0 का बन रहा है, इसका अलावा कुछ करना पड़ेगा। तो क्या सूझ रहा है तुम्हें, क्या कर सकते हैं? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये रूट लगा हुआ है नीचे, इसको रूट से मुक्ति दिलाते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट एक्स प्लस 2 से, तो ये रूट एक्स प्लस 2 ऊपर भी जाएगा मल्टीप्लाई होना। तो देखो ये नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, ये वाली चीज़ को अभी होल्ड ऑन पे रखो। यहाँ पे हो गया ये रूट एक्स प्लस 2, और यहाँ पे देगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि x माइनस रूट 2 इंटू रूट 2, दिस इज रूट नॉट 2 रूट 2, तो x माइनस 2 हो गया। अब 2 इसका भी फैक्टर है, देखो इसका भी फैक्टर है 2,
तो इसका मतलब x माइनस टू इसका फैक्टर होगा, तो इट दिस कैन बी रिटन एज x माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। समझ में आ रहा है ये वाला? देखो इसमें अगर तुम x इक्वल टू 2 रख रहे हो तो ये 0 कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब x माइनस टू इसका फैक्टर है। जैसे तुम ऐसे एफ ऑफ एक्स सॉल्व करते थे, कुछ भी होता था, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक कुछ भी होता था, ऐसे मान लो सपोज ऐसे लिखा हमने x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि इसको जब भी खोलेंगे हम तो ये x ये बनेगा। तो क्लियर सी बात है कि x इक्वल्स टू 1 उसको सेटिस्फाई करके 0 होगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 उसका रूट है। तो इसका मतलब x माइनस वन इसका एक फैक्टर है। 2 रूट्स है, इसका मतलब x माइनस टू फैक्टर है। 3 रूट है यानी कि x माइनस थ्री फैक्टर है। तो x इक्वल्स टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका क्या मतलब? x माइनस टू इसका फैक्टर है, मतलब x माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो बाकी बचा हुआ फैक्टर भी आ जाएगा। तो कर देते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 20 इसको डिवाइड कर दिया x माइनस टू से, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस, तो ये गया 4 और 6 10x माइनस 20, फिर ये आया 5 नहीं 10, 10x माइनस 20, ये आ गया 3x प्लस 10। सो दिस इज 3x प्लस 10। अब ऐसा करने से क्या हुआ? x माइनस टू कट गया, x माइनस टू कट गया, बस अब आंसर आ गया। रख दो यहाँ पे 2, तो आंसर इज 3 इंटू 2 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 प्लस रूट 2, दैट इज 2 रूट 2। 6 प्लस 10 16 इंटू 2 32 रूट 2। अरे एल्जेब्रिक लिमिट्स में क्या करना है? ऐसी रैशनलाइजेशन करना है। एल्जेब्रिक कुछ भी ऐसे आ जाए हमारे सामने, तो अगर 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो फिर रैशनलाइज कर देना है। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें याद रखने हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x is 1, limit x टेंडिंग टू 0 x by sin x, this is also 1. So limit x tending to 0 tan x by x is also 1, limit x tending to 0 x by tan x is also 1. देखो सब 0/0 के फॉर्म है, सब में sin x अगर 0 रखेंगे तो ये 0 की तरफ जाएगा, x में 0 रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म है, सिमिलरली ये भी 0/0 फॉर्म, सब 0/0 फॉर्म है। तो अगर गलती से
कभी ऐसा दिमाग में आया एक्स टेंडिंग टू 0 cos x बाय एक्स, है ना, ये 1 नहीं होता, दिस इज़ नॉट 1। क्यों नॉट 1? क्योंकि ये तो 1 की तरफ जा रहा है, इट इज़ नॉट 0/0 फॉर्म बट इट इज़ 1/0 फॉर्म। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, ठीक। तो कॉस से रिलेटेड फार्मूला क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हाफ होती है। इसको थोड़ा सा स्ट्रेसफुली याद रखना पड़ेगा। लिमिट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ। तो ये बेसिक फॉर्मूले हमें याद रखने हैं बस अभी ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्या हुआ? तो बहुत सिंपली इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है और दोनों चीज़ें सेम है और दोनों ज़ीरो को अप्रोच हो रही हैं। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि साइन समथिंग डिवाइडेड बाय दैट समथिंग, अगर वो समथिंग ज़ीरो की तरफ जा रही है तो उसकी आंसर 1 होगा। तो ये उसी फॉर्मेट में अरेंज है, इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, हाँ लिमिट नहीं, लिमिट 0 की तरफ पहुंचनी चाहिए। ये अगर मान लो सपोज हम 3 लिख देते हैं यहाँ, तो फिर तो ये 0 नहीं पहुंचता, ये 0 नहीं, तब तो फिर कुछ और आंसर होता। बट क्योंकि 0 की तरफ पहुंच रहा है इसलिए 1। मतलब अगर यहाँ पे 3 होता तो फिर तो ये 9 माइनस साइन 5 और फिर ये क्या हो जाता 5, तो इसका आंसर ये होता फिर साइन बाय 5, तब 1 नहीं होता। तो कंडीशन क्या है कि ये दोनों सेम होने चाहिए और दोनों ही 0 को अप्रोच होने चाहिए, तभी वो फॉर्मूला सेट होगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, इसका आंसर बताओ। वन आया। तो ये देखो फॉर्मेट क्या है। हाँ तो अब देखो गड़बड़ क्या है, सोचने की थिंकिंग में क्या चीज़ स्किप कर दी हमने कि साइन में जो लिखी गई है चीज़ वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, बट ये तो वो नहीं है, ये कुछ और है और ये कुछ और है। 0 की तरफ जा रहे दोनों, बट दोनों अलग अलग फॉर्मेट में नहीं है ये, तो पहले फॉर्मेट में इसको फिट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, x + 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, यहाँ पे बन गया साइन एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एडिशनली एक मल्टीप्लिकेशन में ये भी आ गया x + 3। तो अब देखो इसको x टेंडिंग टू 3 में ये तो अब फिट बैठ गया फॉर्मेट में, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 3 + 3 6, तो 1 × 6 आंसर होगा इसका।
एक और करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। साइन पाई एक्स है। साइन पाई एक्स तो यहाँ पे भी वही दिक्कत है तो 0/0 का फॉर्म, बट सेम चीज़ें नहीं है यहाँ पे। तो कुछ बनाई जा सकती है क्या? तो देखो, एक जानते हैं हम एक चीज़ कि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है। साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2π माइनस थीटा 3 और 4π माइनस थीटा 6π माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ये समझ आ रहा है कैसे लिख दिया ये? क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। तो अब 4π माइनस थीटा लिखेंगे तो हमारी बात नहीं जमेगी। क्यों नहीं जमेगी? क्योंकि नीचे x माइनस 4 बन रहा है। तो जब हम इसको फ्रैक्शन लिखेंगे, इसके रैशनलाइज करेंगे, तो ये x प्लस 2 x माइनस 2 बनने वाला है। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए जो 2 के फॉर्मेट में बन के आए। यहाँ पे 4 बन के आ जाएगा, यहाँ पे 6 बन के आ जाएगा, और लेंगे तो ज़्यादा बन जाएगा। तो इसमें तोड़ लेते हैं इसको। तो ऐसा तोड़ने से क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 साइन, यहाँ पे क्या कर दिया जाए? अच्छा 2π माइनस 2π थीटा है, x है यहाँ पर, तो इसको लिख दिया 2π माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अच्छा सॉरी, 2π माइनस एक्स नहीं, 2π माइनस पाई एक्स, क्योंकि ये पाई एक्स है यहाँ पर, थीटा इज पाई एक्स। ये हो गया x प्लस 2 x माइनस 2। अभी ना पाई यहाँ से ऐसे कॉमन निकालो थोड़ा सा इधर, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 साइन पाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x माइनस 2। कुछ गड़बड़ करी है मैंने, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो गड़बड़ ये करी है कि मान लो साइन थीटा ये है, दिस इज थीटा माइनस 2π। मतलब ये मैंने गलत लिख दिया, इसको 2π माइनस थीटा नहीं लिखना चाहिए। थीटा माइनस मतलब थीटा में कुछ जोड़ो 2π या थीटा में घटाओ 2π, है ना उसमें, लेकिन ये तो उल्टा कर दिया। दिस मस्ट बी थीटा माइनस 4π, प्लस भी हो सकता है। तो इट्स लाइक साइन थीटा प्लस माइनस 2nπ, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये उल्टा बन रहा है, यहाँ से चेक पॉइंट मिला इसलिए चमका वो गलत। तो इसको हमें कायदे से लिखना चाहिए πx माइनस 2π। अब सही है ये। तो पाई कॉमन निकाल के यहाँ बन गया x माइनस 2। यहाँ तक पहुँच गई कहानी। अब x माइनस 2 तो है ऑलरेडी, एक पाई भी जनरेट करना पड़ेगा फॉर्मेट में जमाने के लिए, क्योंकि साइन का आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पर? पाई इंटू एक्स माइनस 2। तो एक पाई भी चिपका दो यहाँ पे, तो यहाँ भी आ जाएगा एक पाई। ठीक है, अब ये देखो, ये फॉर्मेट में जम गया, साइन ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। तो ये वैल्यू हो गई 1, बचा क्या? पाई और x डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 2 में 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 4, तो आंसर होगा π/4। है ना? मतलब कुल मिला के हमें फॉर्मेट में जमाना है, जिस भी तरीके से जमा पाए। एक और करते हैं।
इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। वन बाई टू। तो जो फॉर्मूला था कॉस वाला वो क्या था? वो था कुछ ऐसा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये होता था हाफ के बराबर। यहाँ पर अगर a है तो यहाँ पर नीचे ए स्क्वायर होना चाहिए, बट यहाँ पर तो 3x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो पहले तो बनाना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं, क्या आ जाए यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर आ जाए, इसका मतलब 9 आ जाए यहाँ पर। तो अगर 9 यहाँ लाना है तो यहाँ क्या लाना पड़ेगा 9। अब ठीक है, ये अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो गई हाफ। तो आंसर क्या हो गया इसका? 9/2। समझ में आया? तो फॉर्मेट में अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 3x था बट यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही था, हमें वहाँ पे 3x स्क्वायर का चाहिए। 3x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर, इस वजह से। एक और करो, इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू 2 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन ए स्क्वायर, और चेक कर लेना है कि ये न्यूमरेटर 0 को जा रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 को जा रहा है। तो जा ही रहा होगा तभी क्वेश्चन है, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक मिनट इसको गलत, इसको 3 कर लो क्योंकि फिर 0 को नहीं जाएगा। तो 3 किया यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये भी कॉस 0 इज़ 1 माइनस 1 0 की तरफ जा रहा है। सिमिलरली नीचे रखा तो ये भी 0 की, तो 0/0 का फॉर्म है। तो इसको किस फॉर्मेट में अरेंज करना है? यहाँ पर a है तो यहाँ a स्क्वायर होना चाहिए, मतलब इस चीज़ का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, बट अभी तो नहीं है। तो क्या करें, एक काम करते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बनेगा, उसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो उसी चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा। तो एडिशनली हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब ये बन गया हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 3, ये हो गया 1 माइनस कॉस जो भी है ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय ये वाली चीज़ विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ओवरऑल ये हाफ। तो आंसर इज हाफ इंटू 3 रख दें, 3 प्लस 3 9, 3 प्लस 3 6, 6 स्क्वायर इज 36, तो 18 आंसर। आ रहे तो कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज में हमने क्या क्या देखा जो याद रखना है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, चाहे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स बाय साइन एक्स,
चाहे लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x बाई एक्स या लिमिट x टेंडिंग टू 0 x बाई 10x, ये सब 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। जब अगर इसमें हम एक हल्का सा वो कर दें, साइन एक्स को ऐसे y लिख दें लेट से, तो y क्या हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा साइन इनवर्स y और y साइन x हो जाएगा। तो साइन x की जगह हम क्या लिख सकते हैं y, और x की जगह क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स y। और x जा रहा है 0 की तरफ, x जा रहा है 0 की तरफ, तो साइन एक्स किसकी तरफ जाएगा, वो भी 0 की तरफ, तो y की लिमिट भी 0 की तरफ। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट y टेंडिंग टू 0 y अपॉन साइन इनवर्स y। तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, जो इसकी वैल्यू है 1। तो कुल मिला के अगर साइन एक्स बाई एक्स हो, चाहे साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स हो, चाहे टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स हो, सबकी वैल्यू क्या होने वाली है 1। तो लेट्स एक्सटेंड दिस फॉर्मूला कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x बाय x इज 1, है ना। ये लिख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x बाय x, ये भी 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x बाय साइन इनवर्स x, ये भी 1। चाहे इसका उल्टा हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x बाय टेन इनवर्स x। y लिखो, वेरिएबल की जगह z लिखो, a लिखो, b लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो ये तो नाम है बस कि जैसे अगर हमने यहाँ पे y की जगह सब जगह x लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, थीटा लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मेट में क्या, बस ये याद रखना है कि साइन इनवर्स x हो चाहे टेन इनवर्स x हो, इन सब के वैल्यूज़ 1 बन के आएंगी जब x टेंडिंग टू 0 होगा। दिखाना, मैं होमवर्क देता हूँ तुम्हें। लिमिट, अच्छा लिमिट की नहीं है, तुम बताओ। NCERT का लेवल 1, NCERT एक्सरसाइज 1। हाँ, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि वही है क्या। हाँ, थर्टीन पॉइंट 1, 32 क्वेश्चन हैं इसमें। हाँ, कुछ नहीं, बहुत तेज़ी से हो जाएंगे।